एंजाइम इनहिबिटर्स का है। आपने सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को याद रखना है। इनहिबिटर हम किसको कहते हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस दैट टेम्परेरीली और परमानेंटली ब्लॉक्स एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक सर्टेन एंटीबायोटिक्स एक्ट एज इनहिबिटर्स फॉर द एंजाइम्स। इसी तरह से डिफरेंट एंटी मेटाबोलाइट्स, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह से साइनाइड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइजन्स, दीज एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि हम इन इनहिबिटर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। आपने दो तरह की क्लासिफिकेशंस को यहां पर याद रखना है। एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। नाम से हमें पता चल रहा है इरिवर्सिबल, जिनके एक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी इनकी इनहिबिशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और रिवर्सिबल हम किनको कहेंगे? जहां पर इनहिबिशन को रिवर्स किया जा सकता है। अब इनकी इनहिबिशन को हम रिवर्स क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे परमानेंटली ब्लॉक द एंजाइम। ये परमानेंट इनहिबिशन कॉज करेंगे। इनके एक्शन को हम क्यों रिवर्स कर सकते हैं? क्योंकि ये एंजाइम को टेम्परेरीली ब्लॉक करते हैं। अब ये परमानेंटली ब्लॉक क्यों करेंगे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम स्ट्रॉन्ग लिंकेज लाइक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये उसको ब्लॉक करेंगे, एक्टिविटी रिवर्स नहीं होगी। यहां पर टेम्परेरी ब्लॉकेज क्यों हो रही है? बिकॉज दिस विल बी अटैच थ्रू एनी वीक लिंकेज। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको वापस ब्रेक किया जा सकता है, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड या वीक लिंकेज ब्रेक होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी रिवर्ट हो जाएगी। एक और क्लासिफिकेशन जो हम एंजाइम्स के लिए यूज करते हैं वो कौन सी है? कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। कंपेटिटिव के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें ये इनहिबिटर किसी चीज को कंपीट कर रहा होगा, और वो क्या चीज होगी? वो होगा सबस्ट्रेट। यानी इस केस में जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है दे विल बी इन कंपटीशन। और नॉन कंपेटिटिव का मतलब यह है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में एज सच कोई कंपटीशन नहीं होगा। अब ये क्यों होगा कंपटीशन, उसको हम देखेंगे। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हम उनको कहते हैं दैट ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और ये एक्टिव साइट वही जगह है जहां पर सबस्ट्रेट ने जाकर लगना है। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए कंपटीशन होगा। जो कंपटीशन में विन करेगा वही एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स अटैक ऑन अदर साइड्स ऑफ द एंजाइम। और इसमें आपने एक एग्जांपल याद रखनी है एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स की। कुछ एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट के अलावा एक और रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट होती है। इस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो अगर कोई इनहिबिटर उस एलोस्टेरिक साइट को जाकर ऑक्यूपाई करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, तो ऐसे इनहिबिटर को हम कहेंगे नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब यहां पर एक और चीज कि इस इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को क्यों ऑक्यूपाई की है? क्योंकि दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। तो अगर वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है तो एंजाइम को कैसे ब्लॉक कर सकता है? डायरेक्टली बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। यहां पर ये एक्टिव साइट पर क्यों अटैक नहीं कर रहा? बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली डिसिमिलर टू द सबस्ट्रेट। लास्ट में आपने ये याद रखना है कि कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव, अगर इनहिबिशन है रिवर्सिबल, यानी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसका एक एक तरीका आपने याद रखना है। जो कंपेटिटिव इनहिबिशन है या कंपेटिटिव इनहिबिटर है, इट्स एक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड
बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान कंपटीशन होता है, तो अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो वो बाइंड करेगा, अगर इनहिबिटर ज्यादा होगा तो वो बाइंड करेगा। जबकि नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन के केस में इसके एक्शन को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंटीडॉट, यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो इनहिबिटर के साथ जाके रिएक्ट करेगा और एंजाइम से उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करवाएगा। जैसे ही वो इनहिबिटर एंजाइम से अलग होगा, एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल फंक्शनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर हम इनकी कुछ एग्जांपल्स को डायग्रामेटिकली देख लेंगे कि कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन क्या होती है, और इसी के साथ साथ एक और इनहिबिशन के टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है फीडबैक इनहिबिशन। आपने याद रखना है कि दिस एंजाइम इनहिबिशन कैन बी बेनिफिशियल, कैन बी हार्मफुल। लाइक अगर पॉइजन्स हैं, सायानाइड्स हैं, ये एंजाइम्स को इनहिबिट करें तो ये हार्मफुल होगी। लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम ड्रग्स के तौर पर यूज कर रहे हैं, ये बेनिफिशियल इनहिबिटर्स होंगे। इसी तरह से डिफरेंट मेटाबोलाइट्स जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, वो भी बेनिफिशियल इनहिबिशन होगी। तो यहाँ पर हम इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसमें जो एक एग्जाम्पल हमारे सामने सबसे पहले है वो कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव की, इसको आपने डायग्रामेटिकली समझ लेना है। कंपेटिटिव इनहिबिटर हम किसको कहते हैं? उस इनहिबिटर को दैट रिएक्ट्स विद द एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी अगर वो सबस्ट्रेट की बजाय इस एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर ले तो ऐसी इनहिबिशन को हम कहेंगे कंपेटिटिव इनहिबिशन। दूसरी तरफ अब ये आपके सामने एक और साइट प्रेजेंट है, एलोस्टेरिक साइट। तो अगर कोई इनहिबिटर एक्टिव साइट की बजाय इस एलोस्टेरिक साइट पर आकर अटैच हो तो हम इसको कहेंगे नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स क्या हैं? नॉन कंपेटिटिव हैं। और ये क्या करते हैं? ये बाइंड करके ये भी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं। अब डायरेक्ट ये एक्टिव साइट को ऑक्युपाई नहीं कर रहे, लेकिन जब ये बाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स होंगी और उसकी वजह से एंजाइम की शेप भी चेंज होगी, एक्टिव साइट की शेप भी चेंज होगी। और इस शेप चेंज होने की वजह से ये सबस्ट्रेट अब एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। तो ये आपने क्लियर रखना है कि कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन किस तरह से होती है। ये एक एग्जांपल आप देख लें कंपेटिटिव इनहिबिशन की। हमारे पास एक एंजाइम मौजूद है, इस एंजाइम को हम कह रहे हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, विच हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। ये इस एंजाइम के साथ आकर बाइंड करेगा तो बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी सक्सिनेट और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद ये एंजाइम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। प्रोडक्ट होगी फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट बाहर निकल जाएगी, एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन हमारे पास यही एंजाइम है, यानी सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, और ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम मेलानोट, मेलानिक एसिड भी इसको कहते हैं। दिस मेलानिक एसिड इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सक्सिनेट, और इस स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से ये आके एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेता है, लेकिन जो कैटालिटिक साइट है वो एक्टिवेट नहीं होती, यानी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिशन। और इसी तरह से फीडबैक इनहिबिशन को आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि लाइक दिस इज द इनिशियल सबस्ट्रेट थ्रियोनिन, ये इनिशियल रिएक्टेंट है, और ये एक चेन के थ्रू कन्वर्ट हुआ ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो गया फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज आइसोल्यूसिन। ये एंड प्रोडक्ट है। अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि ये एंड प्रोडक्ट इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर रही होती है।
यानी अगर सेल के अंदर इस आइसोल्यूसिन का लेवल राइज हो जाए तो ये क्या करेगा, एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड करेगा एंजाइम 1 के ऊपर और एंजाइम 1 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। अब अल्टीमेटली जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो ए प्रोड्यूस नहीं होगा, बी भी नहीं होगी, सी भी नहीं होगी, डी भी नहीं होगी, इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो इस इनहिबिशन को, जिसमें ये फाइनल प्रोडक्ट किसी भी एंजाइम को इनहिबिट करती है थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इन इनहिबिटर्स के टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एन इनहिबिटर दैट टेम्परेरीली ब्लॉक्स एक्टिव साइट इज। आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। टेम्परेरीली का मतलब है कि रिवर्सिबल होगा, और एक्टिव साइट को ब्लॉक करने का मतलब है कंपेटिटिव होगा, यानी जो भी एक्टिव साइट पे अटैक करेगा उसको कंपेटिटिव कहेंगे। जिसके एक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, जो टेम्परेरीली ब्लॉक कर रहा है, उसको रिवर्सिबल कहेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसका आंसर होना चाहिए रिवर्सिबल कंपेटिटिव इनहिबिटर, और इसका करेक्ट आंसर बीटा ही है, यानी रिवर्सिबल कंपेटिटिव इनहिबिटर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने अभी एग्जांपल में पढ़ा था मेलानोड इज डैश इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये भी आपने पढ़ा था कि दिस मेलानोड इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सक्सिनेट, और ये एक्टिव साइट को ऑक्युपाई करता है, और इसीलिए एक्टिव साइट का मतलब है कि दिस विल बी अ कंपेटिटिव इनहिबिटर। करेक्ट आंसर इसका अल्फा होना चाहिए, एंड अल्फा इज द करेक्ट आंसर ऑफ